28 सितंबर को अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले बडनेरा क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर मनसे के कुछ कार्यकर्ता महानगर पालिका आयुक्त संजय निपाने से मिलने पहुंचे थे। उसी मुलाकात के दौरान मनसे के एक कार्यकर्ता ने महानगर पालिका आयुक्त संजय निपाने के साथ कुछ अव्यवहारिक बर्ताव किया और उनके साथ गलत तरीके से पेश आया। इसके बाद बात हाथापाई तक आ गई। किसी तरह मामले को काबू में किया गया। उसके बाद महानगर पालिका कर्मचारियों की ओर से अमरावती शहर के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सिटी कोतवाली पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उनके कुछ कार्यकर्ताओं से पूछताछ भी जारी है। कार्यालयामध्ये मनसेचे जिल्हाध्यक्ष संजय हे गेले आणि त्या अधिकाऱ्यांना तो डायरेक्ट कॅबिनमध्ये घुसला आणि त्यांना आरडावी करून त्यांच्या अंगावर केला अशी त्यांची कंप्लेंट आहे। त्या कंप्लेंटवरून गुन्हा दाखल करीत आहोत। तपास चालू आहे। त्याला अटक केलेली आहे। आपलं त्यांचं अतिक्रमण विभागाचे ते अधिकारी त्यांच्याकडून। इस घटना के बाद से ही शहर के राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग पार्टियों के भिन्न भिन्न कार्यकर्ता व पदाधिकारी महानगर पालिका पहुंचकर मनपा आयुक्त संजय निपाने को अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और मनसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का निषेध भी कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने 28 सितंबर को अपना कामकाज बंद रखा। इस घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने VCN न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह महज एक सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है और इस तरीके की हरकतों से अंबा देवी की नगरी के नाम पर कलंक लगता है। किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये अति अमानवीय और अति निंदनीय है। भारतीय जनता पक्ष और जिन जिन पार्टियों के अमरावती महानगर पालिका में पार्षद चुनकर आए हुए हैं वो सारी ही पार्टियां महानगर पालिका के कर्मचारी व आयुक्त संजय निपाने के साथ खड़ी हैं। अमरावती महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना आणि अभियंत्यांना एक विकास काम सुरू असताना एका कोणत्यातरी राजकीय पक्षाच्या एका कार्यकर्त्यांनी खराब शिवीगाळ केली, मारहाण केली आणि हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला। अत्यंत असभ्य असं वर्तन केलं। ही जी कृती आहे या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही सगळे पदाधिकारी म्हणजे मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आमचे विवेकजी कलोदी स्टँडिंगचे सभापती आहेत, त्यानंतर माजी महापौर विलासभाऊ इंगोले, प्रशांतजी वानकडे, सुनीलभाऊ काळे, अजयजी सारस्कर, इथे सर्व नगरसेवक बंधू आहेत, विविध पक्षांचे लोक आहेत। आम्ही सगळेजण एकत्र आलो आहोत। आम्ही आयुक्तांना भेटलो आणि आम्ही सांगितलं की आम्ही सगळे लोक महानगरपालिकेचे कर्मचारी, महानगरपालिकेचे अधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या आम्ही सोबत आहोत। आम्ही त्यांच्या या लढाईमध्ये सामील आहोत। आम्ही या हल्ल्याचा निषेध करतो। यापुढे जर कोणाला एखाद्या विकास कामावर आक्षेप असेल, आपली मागणी पूर्ण करायची असेल तर त्यांनी लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, आंदोलन केलं पाहिजे, आपलं म्हणणं मांडलं पाहिजे। पण रावणशाही इथे चालणार नाही। या जिल्ह्यामध्ये अधिकाऱ्यांना बेठीस धरून मारून, कर्मचाऱ्यांना मारून जर कोणी या पद्धतीचं वातावरण खराब करत असेल तर आमचं देखील काम आहे, आम्ही त्याचा विरोध केला पाहिजे आणि या भावनेने आम्ही आज सगळेजण इथे कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी आणि या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आलेलो आहोत। इसके साथ साथ पूर्व महापौर विलास इंगोले ने इस सारी घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि मैं पिछली 7 बारों से लगातार चुनाव जीतता आ रहा हूं और कुछ वक्त के लिए अमरावती महानगर पालिका का महापौर भी रहा, लेकिन मैंने अपने पूरे कार्यकाल में इस तरीके की कोई भी घटनाएं नहीं देखी। पिछले 3-4 सालों में इस तरह के उपद्रवी कार्यकर्ताओं में कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया है। उन्हें इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है पता नहीं, लेकिन यह घटना निहायत ही निंदनीय है और इस वक्त कांग्रेस पार्टी और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से महानगर पालिका के कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। उसके साथ साथ विलास इंगोले ने VCN न्यूज से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को विकास के कार्य को लेकर कोई संदेह है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से बात करे और अगर तब भी बात ना बने तो फिर वो उपोषण का रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रशासकीय कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये अति निंदनीय है और यह किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को शोभा नहीं देता। त्या घटनेचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध जाहीर करतो। कर्मचारी संघटनेचा
अधिकारी संघटनेचा मी अध्यक्ष गेल्या 25 वर्षापासून महापालिकेत आहे। आज या ठिकाणी सर्व पक्षांनी या ठिकाणी झालेल्या घटनेचा पाठिंबा कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी इथं आले। या ठिकाणी अशा घटना वारंवार घडतात, हे योग्य नाही। आजची घटना जी घडली ती अधिकारी आणि एका कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्यापर्यंत कोणी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्त्यांना हे शोभेचं कृत्य नाही। त्यांनी लोकशाहीच्या मार्गाने प्रश्न सोडवावे। प्रत्येक प्रभागामधून नगरसेवक निवडून आले, विविध पक्षाचे सर्व जनप्रतिनिधी महापालिकेच्या सभागृहामध्ये बसलेले आहे, त्या एरियाचं ते प्रतिनिधित्व करतात। विकासाच्या दृष्टीनं आमसभेमध्ये ते प्रश्न त्यांना मांडायचा पूर्ण अधिकार आहे। या व्यतिरिक्त सोंगाळेपणाची एक लिमिट संपली, परंतु मारहाण करून प्रश्न सोडवणं हे योग्य नाही। महापालिकेचे कर्मचारी अधिकारी खूप कामाच्या संदर्भामध्ये कर्तव्यदक्ष आहे, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे। सतत कार्यरत असणारे महापालिकेतले आमचे कर्मचारी अधिकारी आहे। याचं कारण आहे, मी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या बाजूने एवढ्यासाठी बोलतो की या ठिकाणी सगळे जनप्रतिनिधी आहे। सभागृहात जर एखाद्याने काम केलं नाही तर त्याला प्रत्येकजण प्रश्न विचारतात, उत्तर द्यावं लागते, त्यांच्यावर एक दडपण आहे। अशाने विकासच थांबून जाईल, म्हणजे कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना एक भीतीचं वातावरण निर्माण होईल की आपण काम करावं तर कसं करावं। म्हणून सर्व पक्षाचा पाठिंबा कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना आहे। आजची घटना झाली याचा आम्ही निषेध तर करतोच, पण यापुढे अशा घटना नाही झाल्या पाहिजे याची पूर्ण काळजी या घटनेच्या निमित्तानं आम्ही घेऊ, असंही या निमित्तानं तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो। आणि तुम्ही सुद्धा या संदर्भात महापालिकेचा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं राहावं अशी तुम्हालाही नम्र विनंती करतो। धन्यवाद। VCN न्यूज ने इस पूरे मामले पर मनसे शहर प्रमुख से बात कर पार्टी का रुख जानने की कोशिश की। मनसे प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि अगर कार्यकर्ता दोषी होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ मनसे कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर मनसे कार्यकर्ताओं ने पहले गलत व्यवहार किया है तो यह सारी रिकॉर्डिंग मनपा आयुक्त के कक्ष में लगे CCTV कैमरे में जरूर कैद हुई होगी। अगर मनसे कार्यकर्ता वाकई गुनहगार हैं तो उस CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। पण नेमका काय प्रकार झाला हे काही माहीत नाही। ते एकटे त्या सभागृहात गेले, आयुक्तांच्या भेटीला गेले होते। पक्षाचा काय विषय आहे की कोणाच्या नागरिकांची समस्या आहे हे काही कळू शकलं नाही। संजय गव्हाणेंचं जर चुकलं असेल तर तो विषयच नाही, पण जर त्याला मारहाण झाली असेल आणि पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांनी जर जबरदस्तीनं मारहाण केली असेल तर मात्र याची सर्व चौकशी करून कशा प्रकारे महाराष्ट्र समोर जाईल माहीत नाही। पण हा वैयक्तिक जर प्रश्न असेल तरी पण संजय गव्हाणे यांनी काय केलं पूर्ण सविस्तर माहिती आता पोलीस स्टेशनमध्ये चौकशीमध्ये आहे ते, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडून पूर्ण माहिती घेतल्यावर बाकीच्या पूर्ण प्रकरणावर भाष्य करण्यात आलं। नाही दोषी आहे की नाही हे माहीतच नाही ना। आज मी काहीही बोलणं, आज मी दोषी डिक्लेअर करणं, त्यांचा दोष नसा तरीही मग कुठंतरी भूमिका घेतल्यासारखं होईल। मला आज पूर्ण जोपर्यंत प्रकरण पूर्ण माहीत नाही आणि कोणत्याही प्रकारचा तणाव वाढला नाही पाहिजे, कोणत्याही प्रकारचा ज्याच्यावर ज्याचा दोषी असेल कर्मचाऱ्यांचा जर अतिरेक असेल तर तोही पाहण्यात येईल। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज। 28 सितंबर को देश भर में सरकारी नीतियों के खिलाफ और ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर देश भर के दवाई व्यापारी व मेडिकल एसोसिएशनों ने अपने संस्थान बंद रखे और सरकारी नीतियों का जमकर निषेध किया। इसी के चलते 28 सितंबर को अमरावती शहर में भी दवाई की दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई और दवाई मार्केट में थोक व चिल्लर विक्रेताओं की दुकान पर ताला पड़ा हुआ नजर आया। व्यापारी ऑनलाइन बिकने वाली दवाइयों को लेकर के अपना मोर्चा खोले हुए हैं। उनकी मांग है कि ऑनलाइन और ई सर्विसेज के जरिए दवाइयों की उपलब्धता वाली सेवाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे नशा बढ़ेगा और युवाओं में दवाइयों का सेवन नशे के तौर पर करने की वृत्ति में भी इजाफा होगा, क्योंकि ऑनलाइन मिलने वाली दवाइयों के लिए किसी प्रकार के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती और जो दवाइयां मेडिकलों पे आसानी से उपलब्ध नहीं होती आज वो भी
ऑनलाइन वेबसाइटों के जरिए युवाओं के पास आसानी से पहुंच जा रही हैं, जिसका परिणाम आने वाले 5 से 6 सालों में बहुत ही डरावना हो सकता है, जिसको लेकर सरकार को अपने नियम कड़े करने की ज़रूरत है और ऑनलाइन दवाई बिक्री पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। इसी को लेकर दवाई व्यापारियों ने सरकारी नीतियों और ई पोर्टल कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑनलाइन ई फार्मसी बंद झालीच पाहिजे। ऑनलाइन फार्मसी बंद झालीच पाहिजे। ऑनलाइन फार्मसीचा निषेध हो। ऑनलाइन फार्मसीचा निषेध हो। ऑनलाइन फार्मसीचा निषेध हो। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। इसके साथ साथ उन्होंने अमरावती के जयस्तंभ चौक स्थित दवाई मार्केट से अपना मोर्चा निकाला और कलेक्टर ऑफिस पहुंच जिला अधिकारी अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे मनवाने की मांग की और यह भी कहा कि अगर जल्द से जल्द ई वेबसाइटों के जरिए बिकने वाली दवाइयों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऑनलाइन ई फार्मेसी के विरोध में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा आयोजित इस भारत बंद के अंदर अमरावती जिला भी सम्मिलित हुआ है। हम लोगों का इसके अंदर डिमांड एक ही है कि नशे की गर्द से बचाने के लिए एवं 8.5 लाख केमिस्ट प्लस उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार बचाने के लिए हम ये ई फार्मेसी का विरोध कर रहे हैं। इसमें होने वाले दुष्परिणाम ऐसे हैं कि ऑनलाइन में कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप कोई भी मेडिसिन मंगा सकते हैं, जिससे कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत धोखादायक संकेत है। आज गवर्नमेंट ऑनलाइन को बढ़ावा देके हमारे जैसे लोगों को ऑफलाइन कर रही है, जो हमको कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए इस विरोध के अंदर अमरावती जिले के पूरे 1600 केमिस्ट बंद है और हमारा इसको पूरे जोर विरोध है। अगर इसी तरह सरकार द्वारा ऑनलाइन दवाई बिक्री को प्रोत्साहन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार रहेंगे और फार्मेसी कॉलेजेस भी बंद करना जरूरी हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा VCN न्यूज से बात करते हुए दवाई व्यापारियों ने। ऑनलाइन औषध जो है वो बंद होना चाहिए पूरे तरीके से। गवर्नमेंट इसको कोई भी सुविधा दे रही, सारे लोग व्हाट्सएप वापर रहे, ऑनलाइन दवाई बुला ले रहे और उससे केमिस्ट लोगों का जो है नुकसान हो रहा है। ये बता मुझे, अगर किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ रही तो ऑनलाइन उस वक्त वहां पर पहुंचा सकती है उसको, जब वो नहीं पहुंचा सकती इसीलिए केमिस्ट लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली है। ऑनलाइन दवाइयों की खरीदारी की वजह से मरीजों पर और समाज पर असर होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से युवा पीढ़ी बुरी आदतों का शिकार हो रही है। इन मामलों में दखल देते हुए अखिल भारतीय केमिस्ट संगठन की ओर से ई फार्मेसी के विरोध में आवाज उठाई गई। सरकार द्वारा ई फार्मेसी को मान्यता मिलने से नागरिकों पर गलत असर हो रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से भी आज का युवा गुमराह होता नजर आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ई फार्मेसी की मान्यता को नामंजूर करने के लिए बुल्ढाना जिले में सभी मेडिकल स्टोर 24 घंटे के लिए बंद रखे गए थे। जगह जगह मोर्चा निकालकर लोगों ने निषेध व्यक्त किया। इस मामले में दखल देते हुए शेगांव शहर के सभी दवाई विक्रेताओं ने एक साथ आकर स्थानीय गांधी चौक से तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला। इस संदर्भ में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आज हमारा बंद इसलिए है कि सरकार का जो धोरण है ऑनलाइन मेडिसिन चालू करने का, उसके विरोध में हम ये बंद कर रहे हैं। हमारे को हर चीज़ का बंधन है दुकान में बेचने के लिए। फार्मेसिस्ट जरूरी है, दवा, गूंगी की दवा, नशे की दवा, MTB किट्स, ये सब बेचने के लिए हमको कोई परमिशन नहीं है। और उन लोगों को धड़ाल पे कुछ भी बस प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने स्कैन किए कि वो दवा बेच सकते हैं। हमको हर चीज़ का सरकारी बंधन है और उनको कोई चीज़ का बंधन नहीं है, इसलिए हमारा उनके अपोज में ये अगली स्टेप है। आज का एक दिन का हमारा अभी बंद है ये, आगे अब सरकार हमारी क्या सुनती है उसके बाद में हमारी व्यूहरचना आगे की रहेंगी। VCN न्यूज़ के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। ऑनलाइन दवाइयों की खरीदारी की वजह से मरीजों पर और समाज पर असर होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से युवा पीढ़ी बुरी आदतों का शिकार हो रही है। इन मामलों में दखल देते हुए अखिल भारतीय केमिस्ट संगठन की ओर से ई फार्मेसी के विरोध में आवाज उठाई गई। सरकार द्वारा ई फार्मेसी को मान्यता मिलने से नागरिकों पर गलत असर हो रहा है।
कहीं ना कहीं इसी वजह से भी आज का युवा गुमराह होता नजर आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ई फार्मेसी की मान्यता को नामंजूर करने के लिए बुल्ढाना जिले में सभी मेडिकल स्टोर 24 घंटे के लिए बंद रखे गए थे। जगह जगह मोर्चा निकालकर लोगों ने निषेध व्यक्त किया। इस मामले में दखल देते हुए शेगांव शहर के सभी दवाई विक्रेताओं ने एक साथ आकर स्थानीय गांधी चौक से तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला। इस संदर्भ में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। असोसिएशन ने आज दिनांक 28 तारखेला ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचा पूर्ण औषध विक्रेत्यांचा बंद पुकारलेला आहे ई फार्मसीच्या विरोधात। त्या अनुषंगाने बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व 1400 केमिस्ट आज या बंदमध्ये सहभागी असून ई फार्मसीला सर्वांचा विरोध आहे। ई फार्मसीमुळे जनतेचे तसेच पूर्ण फील्डचे या केमिस्ट परिवारातील फील्डचे फार नुकसान होणार आहे। तरी आमची मागणी आहे की सरकारने तसंच प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष देऊन हे ई पोर्टल बंद करावे, ई फार्मसी बंद करावी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। घटपुरी रोड स्थित स्वामी समर्थ नगर में एक मकान का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए बोरिंग कराई जा रही थी। गोंधनापुर निवासी खेमुत के मकान निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 28 सितंबर 2018 को सुबह श्री गणेश बोरविल कंपनी की गाड़ी क्रमांक MH094846 द्वारा बोरिंग काम शुरू था। 35 फुट पर ही पानी लग गया। इसी समय बोरिंग ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। ट्रक में डीजल टैंक फुल था और कुछ प्रमाण में ऑयल भी था और स्वयं पाक करने के लिए गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। ट्रक के अचानक आग पकड़ते ही उपस्थित लोगों ने ट्रक से गैस सिलेंडर को निकाल लिया। घटना के होते ही परिसर में सनसनी फैल गई। पड़ोसी पंजाब राव देशमुख ने थानेदार संतोष ताले को घटना की जानकारी दी और दमकल गाड़ियां भेजने की विनती की। कुछ ही समय में कामगार नगर पालिका की दमकल गाड़ियां पहुंच गई और मेहनत करके दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। खबर मिलते ही पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। ट्रक को आग लगते ही पड़ोस के कुछ मकान में रहने वालों को घर से बाहर निकलवाया गया था। उनके घर के सिलेंडरों को भी घरों से बाहर कर दिया गया था। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 26 सितंबर लगभग 11:45 नवाते परिसर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की टांग में चोट लगी थी और चोट काफी गहरी थी। चश्मदीदों ने बताया था कि यह मामला बंदूक फायरिंग का है, लेकिन पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया था और बीती रात अब पुलिस ने 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है और उन लोगों से एक रिवॉल्वर भी जब्त की है। वह रिवॉल्वर भी चोरी की थी और ये सारी नाटकीयता 26 सितंबर वाले केस में ही घटी है। सवाल उठता है, आखिर जब चश्मदीदों का कहना था कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, तब भी पुलिस ने सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस क्यों दर्ज किया? क्या राजापेट पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी या फिर
राजापेट पुलिस के कानों तक यह बात पहुंची ही नहीं। आखिर क्या राज था इसके पीछे कि इतना भीषण हादसा होने के बावजूद और चश्मदीदों की गवाही होने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया। VCN न्यूज ने आप सभी दर्शकों को पहले ही बताया था कि चश्मदीदों के और पुलिस अधिकारियों के दिए गए हुए बयानों में भारी विरोधाभास नजर आ रहा है। वो विरोधाभास अब खुलकर सामने भी आने लगा है। शहर के डिप्टी कमिश्नर सातव अपने रवैये के लिए सारे शहर भर में जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के हाथ से कैमरा छीनने में वो बहुत ही ज्यादा तत्परता दिखाते हैं, लेकिन खुलेआम रिवॉल्वर लेकर घूम रहे अपराधियों को पकड़ने में उन्हें 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है और उनकी पुलिस यह मालूम करने में भी नाकाम हो जाती है कि यह फायरिंग का केस है या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का। और अब तो इस मामले में ऐसा लगने लगा है कि फिलहाल जो हकीकत सामने आई है, पता नहीं यह भी पूरी हकीकत है या फिर लीपापोती करके सिर्फ आधी अधूरी हकीकत दुनिया के सामने लाई गई है। सच्चाई क्या है यह तो खुदा ही जाने, लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा कि राजापेट पुलिस का झोलमोल रवैया इस केस में जरूर नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने गाजे बाजे के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान अंतर्गत संपूर्ण देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस कार्य की संकल्पना हेतु अमरावती जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल इन्होंने सारे शहर के प्रभागों का दौरा कर शहर में फैली गंदगी को देखा। जिस जगह कचरे के ढेर दिखाई दिए उस जगह के अधिकारियों पर गुनाह दाखिल करने के आदेश भी पालक मंत्री पोटे ने दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 सितंबर के रोज प्रहार के संपर्क जिला प्रमुख प्रदीप वड़तकर व दरियापुर विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी, तालुका प्रमुख सुधीर पवित्र ने अचानक तहसील कार्यालय को भेंट दी। इस दौरे में अनेक बातें सामने आईं। तहसील कार्यालय में अनेक महिला कर्मचारी हैं, लेकिन उन्हें शौचालय जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कार्यालय के परिसर में पानी की टाकी तो है, लेकिन पीने के लिए इस टाकी में पानी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, तहसील में आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की जगह तक नहीं है। इस वजह से उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार इन्हें प्रहार की तरफ से 2 अक्टूबर को ठिय्या आंदोलन करने का इशारा दिया। आज कार्यालयीन कामासाठी तहसील कार्यालय दर्यापूर आणि उपविभागीय कार्यालय दर्यापूर इथे आलो असताना आम्ही बघतोय की इथले जे टॉयलेट आहे किंवा बाथरूम आहे, इथे जेव्हा आम्ही लघुशंकेसाठी आलो तेव्हा अत्यंत वाईट अवस्थेमध्ये इथलं टॉयलेट आम्ही बघतो आहे। हे टॉयलेट आहे की हे दारूचा अड्डा? या टॉयलेटमध्ये आम्ही बघतोय की अत्यंत वाईट प्रमाणामध्ये घाणीचं साम्राज्य जिकडे तिकडे पसरलेलं आहे आणि त्या टॉयलेटमध्ये दारूच्या बाटल्या आणि मोठ्या बाटल्या सुद्धा दिसत आहेत। एका ठिकाणी असं लिहिलं आहे की इथे लघवी करू नये, मात्र तेथेच लोक लघवी करताना दिसत आहेत आणि ह्या संपूर्ण परिसरामध्ये गवत वाढलेलं आहे, कचरा आहे आणि आजूबाजूला अत्यंत वाईट प्रमाणात घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे की जिथे जर महिला जर आल्या तर महिलाची कुठल्याही प्रकारची चांगली व्यवस्था इथं केलेली दिसत नाही आहे। स्वच्छता अभियान शासन राबवते आहे की नुसतं दाखवण्यापुरतं ते आहे, अशी एक शंका आली आहे। गांधी जयंतीपर्यंत एक 4 दिवसाचा अवधी या प्रशासनाला देऊ इच्छितो। या 4 दिवसामध्ये जर हे सगळं असंच दिसलं आणि असंच घाणीचं साम्राज्य जर आम्हाला आढळून आलं तर आम्ही मोठं आंदोलन तहसीलदार आणि उपविभाग अधिकारी या कार्यालयाविरुद्ध आणि तसेच या अधिकाऱ्यांविरुद्ध इथे उभारू, असं मी जाहीरपणे इथे सांगतोय। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना
संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। जनता विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ रहा मंगेश गजानन रूमकर 13 साल का है। मंगेश गणपति बापा को अलविदा करने गणेश विसर्जन में गया था, लेकिन मंगेश के देर रात घर न पहुंचने से मंगेश की मां ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन मंगेश का कुछ पता न चलने से मंगेश की मां यानी संगीता गजानन रूमकर ने रहीमापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की। 13 साल का मंगेश लापता होने से उमरी गांव में गम का माहौल बना हुआ था। इसी बीच उमरी वासियों को बबुल दुबे के खेत में उसकी हत्या की बात पता चली। खेत में लाल रंग का चाकू और चप्पल भी दिखाई दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही रहीमापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सदर घटना की छानबीन शुरू की गई। इस समय गांव के कुछ लोगों ने बताया कि गणपति विसर्जन के दौरान मंगेश रूमकर व उमेश हम्बर्डे बीच में ही निकल गए थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने उमेश अंबादास हम्बर्डे उम्र 22 साल इसे ढूंढना शुरू किया। उमेश का पता लगते ही पुलिस ने उमेश से घटना के बारे में पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान अजय हम्बर्ड और एक नाबालिग का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर धारा 302 के अनुसार गुनाह दाखिल किया और इस मामले में पुलिस आगे छानबीन कर रही है। वीसी न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। जिस तरीके से देश भर में ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार बढ़ा है और खुले बाजार के कारोबार में कमी आई है, उसे देखते हुए देश भर में अलग अलग व्यापारी संगठनों में रोष उभरने लगा है। इसी के चलते 28 सितंबर को अमरावती शहर के व्यापारियों ने अपने संस्थान पूरी तरीके से बंद रखे और इस बंद को अमरावती शहर के छोटे कारोबारियों की ओर से भी अच्छा प्रतिसाद मिला। कारोबारियों का आरोप है कि वॉलमार्ट, स्नैपडील और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियां उनके कारोबार को निगल रही हैं। उसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और व्यापारियों का कारोबार दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ तो देशी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन कंपनियों के जरिए देश में बड़े पैमाने पर विदेशी माल आ रहा है और जिसमें जनता को सही गुणवत्ता भी नहीं मिल पा रही
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके देश से कारोबार खत्म होने लगेंगे। व्यापारियों के साथ साथ उनके संस्थानों में काम कर रहे कारीगरों के रोजगार पर भी चोट पड़ना लाजमी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर व्यापारियों ने अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक से मोर्चा निकाला और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर ई पोर्टल कंपनियों को बंद करवाने की मांग की और उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट, अलीबाबा जैसी विदेशी कंपनियां भारत के लिए ज़रूरी नहीं हैं। भारत के लिए ज़रूरी यह है कि भारत का छोटे से छोटा कारोबारी अपने कारोबार को ठीक से कर सके। इसके साथ ही व्यापारी संगठन के भिन्न भिन्न संगठनों ने इस हड़ताल को समर्थन किया और वह खुद भी इसमें मौजूद रहे। अलग अलग संगठनों के अलग अलग सदस्यों ने जयस्तंभ चौक पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आज सरकार की जो नीतियां चल रही है, जो ऑनलाइन व्यापार में विदेशियों को लाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था गिराने की ओर जाएगी। ये इसमें किसान, मजदूर, उपभोक्ता, छोटी इंडस्ट्री सबका नुकसान है। इसलिए हम लोगों ने देश भर में ये अभियान चलाया है। आज एक दिन का भारत व्यापार बंद है, बाद में हम लोग इसके ऊपर और भी हमारी सारी रणनीति बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी इनकी संकल्पना से हर साल राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस युवा महोत्सव में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जोन के विद्यापीठ सहभागी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। युवा महोत्सव में संगीत, नृत्य, गायन, मिमिक्री, मीम, एंकरिंग, लोक नृत्य, पेंटिंग, वेस्टर्न सोलो, ऑर्केस्ट्रा जैसे आदि स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी के रूप में छिपे कलाकार को सामने लाने के उद्देश्य से यह स्पर्धा की जाती है। इस महोत्सव में हर साल अनेक क्षेत्रों से सहभागी आते हैं। इस युवा महोत्सव का तीसरी बार आयोजन अकोला स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में किया गया है। 26 से 29 सितंबर के दौरान यह महोत्सव महाविद्यालय के परिसर में संपन्न हो रहा है। इससे पहले संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की स्थापना उपरांत यह आयोजन महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डैडी देशमुख के मार्गदर्शन में किया जाता था। इस युवा महोत्सव के 4 दिनों में युवाओं का हर्षोल्लास देखने को मिलता है।
स्पर्धाओं के लिए 45 प्रज्ञावंत और अनुभवी परीक्षकों को चुना गया। अकोलावासियों को इस युवा महोत्सव का आनंद उठाने का आह्वान युवा महोत्सव के मुख्य आयोजक प्राचार्य डॉक्टर रामेश्वर भिसे ने पत्र परिषद आयोजित कर किया था। आमच्या महाविद्यालयात गेल्या 26 तारखेपासून 29 तारखेपर्यंत हा युवा महोत्सव आयोजित केलेला आहे। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत हा चालू असलेला युवा महोत्सव विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरता अतिशय उपयुक्त अशा प्रकारचा उपक्रम आहे आणि गेल्या 10 वर्षात आमच्या या महाविद्यालयाला विद्यापीठाने तिसऱ्यांदा हा युवा महोत्सव घेण्याची जी संधी दिलेली आहे त्याच्याबद्दल आम्ही विद्यापीठाचे आभारी आहोत। विद्यार्थ्यांना केवळ अभ्यास करू नये तर अभ्यासक्रमाच्या सोबत त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा हा उद्देश प्रामुख्याने आहे आणि 5ही जिल्ह्यातले विद्यार्थी याच्या युवा महोत्सवामध्ये सहभागी होतात आणि विद्यार्थ्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारचा हा उपक्रम असलेला आम्हाला जाणवतो। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से 15 सितंबर को दिल्ली के लाल किला मैदान से संपूर्ण क्रांति यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का मकसद जिस तरह से देश में विदेशी व्यापार बढ़ रहा है और विदेशी कंपनियां आकर देशी मार्केट में पैठ जमा रही हैं और भारत की सरकार जिस तरह से उन कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है और उनके ऑनलाइन ई मार्केटिंग सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सब से होने वाले नुकसानात के लिए व्यापारियों में जागरूकता पैदा करना है। इस रथ यात्रा का मार्गदर्शन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष BC भरतिया जी, महासचिव गोविंद खंडेलवाल कर रहे हैं। यह यात्रा 90 दिनों में देश भर में 22,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 29 राज्यों के कर्मचारी संगठनों से मिलकर उन्हें आने वाले खतरों से अवगत कराएगी। 15 दिसंबर को यह यात्रा दिल्ली पहुंचकर खत्म होगी और फिर 16 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 लाख व्यापारी बंधु जुटेंगे और सरकार का निषेध करेंगे और उसके साथ ही मुख्य तौर पर वॉलमार्ट कंपनी को इंडिया से बाहर करने की मांग करेंगे, क्योंकि व्यापारी संगठनों का कहना है कि वॉलमार्ट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिकन वर्जन है और यह हिंदुस्तान के व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसी बीच यह रथ यात्रा 28 सितंबर को अमरावती शहर में दाखिल हुई। अमरावती शहर के व्यापारी संगठनों ने इस रथ यात्रा का स्वागत किया और इस रथ यात्रा के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद इस रथ यात्रा को अकोला के लिए रवाना किया। व्यापारियों को जगाने के लिए एक रथ यात्रा पूरे देश में 22,000 किलोमीटर 90 दिन और विभिन्न 28 से 30 स्टेटों से के व्यापारियों को संपर्क करके विषय और विषय की गंभीरता को बताने के लिए हम लोग संपूर्ण रथ क्रांति यात्रा लेकर निकले हैं। ये रथ यात्रा 15 सितंबर को दिल्ली के लाल किला मैदान से आरंभ हुए शुरू होके ये 15 दिसंबर में दिल्ली में ही समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट BCN न्यूज। आने वाले 30 सितंबर को जन जागृति क्रीड़ा संस्था की ओर से अमरावती के नेहरू मैदान स्थित टाउन हॉल में एक भव्य सुनहरे गीतों का सफर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में कई कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे और अपने गीतों से दर्शकों का दिल लुभाएंगे। बहारों का मौसम
इसके साथ साथ इस कार्यक्रम से होने वाली आवक को स्कूल के गरीब बच्चों के लिए दान किया जाएगा ताकि वह उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम आ सके। इसके पहले भी यह संस्था खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में भिन्न भिन्न सामाजिक कार्य कर चुकी है और उसके इन कार्यों में यह एक नया आयाम जुड़ने वाला है कि 30 सितंबर को आयोजित होने वाले अपने कार्यक्रम की सारी आवक वह स्कूल के गरीब बच्चों को दान करने वाले हैं ताकि वह बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। इस कार्यक्रम में शहर के कलाकार तो रहेंगे ही, मुंबई जैसे प्रसिद्ध शहर से भी कुछ कलाकार आमंत्रित किए गए हैं जो कि अपनी अदाकारी और कलाकारी से अमरावती शहर के लोगों का मनोरंजन करेंगे। यह सारी जानकारी दिलीप बाबू गनोरकर मठ के मठाधीश ने VCR न्यूज से बात करते हुए दी। दिलीप बाबू गनोरकर मठाच्या वतीने जनजागृती क्रीडा बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित केआरजे म्युझिकल मंच आणि ST म्युझिकल प्रस्तुत सोनेरी गीतांचा हा सुंदर कार्यक्रम टाउन हॉलमध्ये आयोजित केलेला आहे। 30 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता शाळेचं दप्तर, वह्या, पुस्तकं, पेन याचं वाटपही आम्ही करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहून प्रतिसाद द्यावा। त्याच्या पत्रिकांचेही वाटप आम्ही चालू केलेले आहे।